दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 11वीं क्लास के हिस्ट्री के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है समय की शुरुआत से। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दें, ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास समय की शुरुआत से। दोस्तों 24 नवंबर 1859 का दिन विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी। और ये किताब इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि अपने प्रकाशन के पहले दिन ही इसकी 1250 कॉपीज हाथों हाथ बिक गई थी। इस किताब में दो महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। पहली ये कि वर्तमान मानव जो 1859 के दौर में जी रहा था, वर्तमान मानव पृथ्वी का आरंभिक मानव नहीं है। और दूसरी बात ये कि विकास की एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात इंसान अपने वर्तमान रूप तक पहुंचा है, और इस वर्तमान रूप को होमो सैपियंस सैपियंस कहा जाता है। दोस्तों 1859 से में जो लोग जीवित थे, उन लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर इससे पहले कोई इंसान नहीं रहा, और वो 1859 के मानव इस पृथ्वी के पहले मानव है। यदि प्राचीन काल के किसी मानव का अवशेष कुछ मिलता था, जीवाश्म वगैरह, तो यह माना जाता था कि यह किसी ऐसे जानवर की अवशेष हैं जो इस पृथ्वी पर अब जीवित नहीं है। लेकिन जब चार्ल्स डार्विन की किताब छपी तो उसने मानव इतिहास को पूरी तरीके से परिवर्तित करके रख दिया, और उसके बाद मानव इतिहास को नए सिरे से लिखे जाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। दोस्तों चार्ल्स डार्विन की किताब के बाद मानव इतिहास को नए सिरे से लिखा गया, और मानव इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। दोस्तों जो पुरा पाषाण काल था, ये 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक था। कहा जाता है कि यह मानव इतिहास का सबसे लंबा दौर था, और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी युग के दौरान घटित हुई। जो मध्य पाषाण काल था उसकी अवधि 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक थी, और नवपाषाण काल की जो अवधि थी वो 10,000 साल पहले से बाद में आरंभ हुई। दोस्तों इन विभिन्न युगों का, पाषाण कालों का अध्ययन हम एक एक करके करेंगे और विस्तार से देखेंगे कि इनकी क्या खासियतें थी। तो चलिए दोस्तों अब हम पुरा पाषाण काल का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या था। दोस्तों पुरा पाषाण काल मानव इतिहास का प्रारंभिक काल था, और इसकी अवधि 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक थी। ये मानव इतिहास का सबसे लंबा युग था, और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी युग के दौरान घटित हुई। इसी युग के दौरान इंसान 4 पैर वाले जीव के से 2 पैर पर खड़े होकर चलने वाले मानव के रूप में विकसित हुआ। इंसान ने आग जलाना सीखा, आग का प्रयोग करना सीखा, और उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। दोस्तों इस युग में, पुरा पाषाण युग में, इंसान की जिंदगी का जो सबसे बड़ा सरोकार था वो था भोजन प्राप्त करना। ये वो युग था कि इंसान खुद भोजन उगाना नहीं जानता था, इसीलिए वो अलग अलग तरीके से अपने भोजन की व्यवस्था करता था, और यह भोजन उसे जानवरों के शिकार से, पेड़ पौधों के फलों से, पेड़ों की जड़ों से प्राप्त होता था। दोस्तों इन तमाम कार्यों को करने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए, पेड़ों की जड़ों को खोदने के लिए इंसान को पत्थर के औजारों की आवश्यकता पड़ी। और जिन पत्थर के औजारों का इस्तेमाल पुरा पाषाण युग के दौरान इंसान ने किया, वो इतने अभद्र तरीके के थे, पुराने तरीके के थे, कि इनको किसी भी रूप में हथियार या औजार के रूप में मानना बड़ा अजीब लगता है। पत्थर के इस रूप के, औजारों के रूप के कारण ही इस युग को पुरा पाषाण काल कहा गया है। दोस्तों ये जो मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल की संज्ञा दी गई है, ये इंसान द्वारा पत्थर के औजारों के निर्माण और इस्तेमाल के आधार पर ही उनका यह नामकरण किया गया है। इस युग में मनुष्य
गुफाओं में रहता था, कई बार पेड़ों पर रहता था और कई बार खुले मैदानों पर रहता था। लेकिन उसकी जिंदगी का जो आधार था वो एक जगह से दूसरी जगह घूमना था, ताकि वो अपने भोजन की व्यवस्था कर सके। जहां भी उसको भोजन की प्राप्ति होती थी वो उसी स्थान पर चला जाता था, और जिन स्थानों पर भोजन की समाप्ति हो जाती थी उन स्थानों को छोड़ देता था वो। इसके बाद दोस्तों मध्य पाषाण काल आया, और इस काल की शुरुआत 12,000 साल पहले हुई। कहा जाता है या वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर यह माना जाता है कि 12,000 साल पहले जलवायु संबंधी परिवर्तन हुए, गर्मी बढ़ने लगी और इसकी वजह से घास के मैदान बनने लगे। घास के मैदान बनने की वजह से ऐसे जीव जंतुओं की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जीवित रह सकते थे। इंसान ने ऐसे जानवरों को देखा, उनकी प्रजनन भोजन संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया और उनमें से कुछ जानवरों को पालतू बनाना आरंभ कर दिया। दोस्तों ये एक छोटा सा युग था। 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक 2,000 साल का यह पीरियड था, और इसके दौरान इंसान की जीवनचर्या लगभग वैसी ही थी जैसी पुरापाषाण काल के दौरान थी। लेकिन इस दौरान उसकी जिंदगी में जो परिवर्तन आया वो ये परिवर्तन आया कि जानवरों का शिकार करने के लिए और विभिन्न कार्यों को अंजाम देने के लिए उसने पत्थर के जो औजार बनाए उनका रूप अब अलग तरीके का था। उनका आकार छोटा हो गया था, और दूसरा उनको घिसकर इतना चमकदार बनाया गया था कि इन पत्थर के औजारों को पॉलिशदार पत्थर कहा जाता है। पॉलिशदार पत्थर के औजार। दोस्तों मध्य पाषाण काल के दौरान इंसान की जीवनचर्या बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पुरापाषाण काल के दौरान थी। वह जानवरों का शिकार करता था, पेड़ पौधों से फल प्राप्त करता था, जड़ें खोद कर निकालता था और उनको खाता था। लेकिन इस दौरान उसकी भोजन की आदत में जो एक परिवर्तन आया वो ये परिवर्तन आया कि इंसान ने प्राकृतिक रूप से उगने वाले कुछ अनाज के दानों को अपने खाने के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो ये उसकी जिंदगी में एक बदलाव था जो मध्य पाषाण काल के दौरान आया था। और दूसरा जो बदलाव आया था वो था पत्थर के औजार के आकार को लेकर। यह भी संभव है कि इंसान के हाथों में जीव वैज्ञानिक प्रयोग हुए हों और उसके हाथ आसानी से खुल और बंद सकते हों, इसीलिए पत्थर के औजारों का आकार छोटा हुआ ताकि इंसान उनका आसानी से इस्तेमाल कर सके। जबकि पुरापाषाण काल के दौरान इंसान के हाथों का आकार इस तरीके का नहीं था कि वो पत्थर के छोटे औजारों का इस्तेमाल कर सके। 10,000 साल पहले के बाद जिस युग की शुरुआत हुई उसको नवपाषाण काल कहा जाता है। दोस्तों नवपाषाण काल वह काल था जिसमें इंसान अपने भोजन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहने वाले जीव के स्थान पर स्वयं अपने भोजन का उत्पादन करने वाले उत्पादक के रूप में उभर कर सामने आया। इस युग में एक के बाद एक इतने सारे परिवर्तन हुए कि एक इतिहासकार हैं वी गॉर्डन चाइल्ड, उन्होंने नवपाषाण काल को नवपाषाण कालीन क्रांति की संज्ञा दी है, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। दोस्तों अब हम देखेंगे कि नवपाषाण काल के दौरान ऐसे कौन से परिवर्तन हुए जिनके आधार पर वी गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण कालीन क्रांति की संज्ञा दी है। दोस्तों वैसे तो नवपाषाण काल के दौरान एक के बाद एक बहुत सारे परिवर्तन हुए और ये इन परिवर्तनों ने मानव के जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। लेकिन यहाँ मैंने जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे उनके महत्व को रेखांकित किया है। इनमें जो पहला परिवर्तन था वो था कृषि की शुरुआत। दोस्तों पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के दौरान इंसान का जो जीवन था पूरी तरीके से यायावर था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था और उसके घूमने की वजह यह थी कि वह अपने भोजन का बंदोबस्त करता था। इसीलिए एक जगह टिककर रह पाना पुरापाषाण काल के मानव के लिए और मध्य पाषाण काल के मानव के लिए संभव नहीं था। जबकि नवपाषाण काल में आकर इंसान ने खेती की शुरुआत की, कृषि की शुरुआत की। और कृषि एक ऐसा कार्य होता है दोस्तों जिसको कभी भी घूमते फिरते नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक फसल को तैयार होने में 4 से लेकर 6 महीने का समय लगता है। इसीलिए जब कृषि की शुरुआत हुई तो मनुष्य के लिए ये आवश्यक हो गया कि वो एक स्थायी जीवन जिए। कृषि की शुरुआत और स्थायी जीवन की शुरुआत दोनों साथ साथ हुए।
क्योंकि स्थायी जीवन के बिना कृषि नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, शुरुआत में इंसान ने जिन स्थानों पर खेती की शुरुआत की वो स्थान वो थे जो नदी घाटियों के समीप बसे हुए थे, और उन फसलों की खेती उसने करनी आरंभ की जो प्राकृतिक रूप से उगते थे और जिनको मध्यपाषाण काल में उसने अपने भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। दोस्तों, नवपाषाण काल के दौरान इंसान की जिंदगी में एक दूसरा बदलाव यह आया कि नवपाषाण काल के दौरान इंसान ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था और कुत्ते को पुरापाषाण काल के दौरान पालतू बना लिया गया था, लेकिन नवपाषाण काल के दौरान इंसान ने जिन पशुओं को पालतू बनाया वो उसने खेती के लिए उपयोगी जानवरों को पालतू बनाया, जैसे गाय, बैल, भैंसा आदि। ये वो जानवर थे जो खेती के कार्य में इंसान को मदद करते थे और इसके अलावा इससे इंसान को और भी फायदे होते थे। इन पशुओं से मिलने वाला दूध मनुष्य के भोजन का हिस्सा बन गया था, और दूसरा ये कि इन्हीं जानवरों का मांस कई बार इंसान के खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इसीलिए पशु जो थे वो एक तरीके का पशुधन बन गए थे। नवपाषाण काल के दौरान दोस्तों एक परिवर्तन आया, मृत भांडों का निर्माण। मृत भांड जो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको कहा जाता है। इन मृत भांडों का निर्माण इंसान ने इसलिए किया ताकि वह भोजन को संग्रहित करके रख सके, क्योंकि खेती की शुरुआत हो चुकी थी और इंसान ने खुद अपने भोजन का उत्पादन, फसल का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। लेकिन यह फसल इतनी नहीं होती थी कि एक बार में ये खत्म हो जाए, बल्कि इसे 1 साल तक, 6 महीने तक, 8 महीने तक भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए जिस फसल को उसने इतनी मेहनत से उगाया था उसको संग्रहित करके रखना बहुत जरूरी था, और उसी भोजन संग्रहण के लिए मृत भांडों का निर्माण किया गया। दोस्तों, इन मृत भांडों में जो फसल रखी जाती थी वो इंसान को 2 रूपों में काम आती थी। एक तो ये मनुष्य को भोजन प्रदान करती थी, ये भोजन था। दूसरा, अगली फसल के लिए यही अनाज के दाने बीज का काम भी करते थे। तो इसीलिए अनाज के उन दानों को संग्रहित करके रखने के लिए मृत भांडों का निर्माण हुआ, जिनको इंसान ने खेती के कारण उत्पादन करना शुरू किया था। नवपाषाण काल के दौरान दोस्तों एक अगला परिवर्तन आया, आग का उपयोग। आग जलाना इंसान ने पुरापाषाण काल के दौरान सीख लिया था, लेकिन उसका इस्तेमाल करना उसको नहीं आता था। पुरापाषाण काल के दौरान जो प्राकृतिक रूप से आग लगती थी उसका इस्तेमाल मनुष्य इस रूप में करता था कि जिन गुफाओं में वो अपने सोने की व्यवस्था करता था, अक्सर उन गुफाओं में जानवरों का प्रवेश हो जाता था। तो इसीलिए जिन गुफाओं में वो सोता था उनके मुहाने पर, एंट्री गेट पर वो अक्सर आग जलाकर रख देता था ताकि कोई जंगली जानवर अंदर ना आए। तो इसीलिए आग का इस्तेमाल इंसान ने पुरापाषाण काल में और मध्यपाषाण काल में अपनी सुरक्षा के लिए किया, जबकि नवपाषाण काल में आकर इंसान ने आग का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था अपने भोजन को पकाना। भोजन को पकाने का इंसान की जिंदगी पर 2 तरफा प्रभाव पड़ा दोस्तों। पहला तो यह है कि इंसान का जो भोजन था अब स्वादिष्ट हो गया, क्योंकि पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में इंसान जो भोजन खाता था वो कच्चा खाता था, इसीलिए उसकी ना तो स्वाद का पता होता था, और क्योंकि हमारा जो अंदर का पाचन तंत्र है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, इसीलिए इंसान की जो जिंदगी थी वो ज़्यादा लंबी नहीं थी। जबकि आग के द्वारा पकाए जाने भोजन से इंसान को भोजन का स्वाद भी प्राप्त हुआ और पके हुए भोजन से इंसान को ज़्यादा ताकत मिलने लगी, इसीलिए इंसान की जिंदगी, जीवन प्रत्याशा, आयु बढ़ी। नवपाषाण काल के दौरान दोस्तों एक परिवर्तन हुआ, पहिए का आविष्कार, क्योंकि मृत भांड बनाना शुरू कर दिया था इंसान ने और चाक के रूप में पहिए का इस्तेमाल करना आरंभ हुआ। धीरे धीरे इस पहिए का आविष्कार यातायात के साधनों में पहिए के रूप में भी किया गया। इसकी वजह से इंसान की जो यात्राएं थी वो आसान हो गई। पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में इंसान को जो भी यात्राएं करनी पड़ती थी वो सारी की सारी पैदल करनी पड़ती थी, जबकि नवपाषाण काल में आकर पहिए का आविष्कार हुआ। इसकी वजह से यातायात के साधन भी बनाए जाने लगे और इसीलिए इंसान का एक स्थान से आना और जाना बहुत आसान हो गया।
दोस्तों इसी नवपाषाण काल के दौरान एक और परिवर्तन आया, अपने सगे संबंधियों का अंतिम संस्कार करना। पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के दौरान इंसान के जब सगे संबंधी मर जाते थे तो वह उनको उसी स्थान पर छोड़कर आगे बढ़ जाता था जिस स्थान पर उनकी मृत्यु होती थी। वजह यह थी कि इंसान की जो जिंदगी थी वो यायावर तरीके की थी, घुमंतू तरीके की थी। इंसान अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, और घूमने की इस प्रक्रिया में जब उसका कोई सगा संबंधी, दोस्त मृत्यु को प्राप्त कर जाते थे तो इंसान उसकी डेड बॉडी को उसी स्थान पर छोड़कर आगे बढ़ जाता था। लेकिन नवपाषाण काल में आकर दोस्तों इंसान ने अपने उन सगे संबंधियों को विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार करना आरंभ किया, जो जीवन की रेस में उनको छोड़कर चले जाते थे। अंतिम संस्कार दो तरीके से किया जाता था, दफनाकर और जलाकर। ऐतिहासिक रूप से इसके प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों नवपाषाण काल के अंतर्गत जो अन्य परिवर्तन हुआ वो था प्रकृति की उपासना। इंसान ने नवपाषाण काल में प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों की उपासना करनी आरंभ की, जैसे सूर्य, नदी, पर्वत आदि। इन सब की उपासना उसने प्रकृति के उत्पादन के देवताओं के रूप में करनी आरंभ की। इससे इंसान का आध्यात्मिक विकास आरंभ हुआ। दोस्तों नवपाषाण काल के दौरान एक के बाद एक इतने सारे जो परिवर्तन आए थे, उसके आधार पर वी गॉर्डन चाइल्ड नामक इतिहासकार का यह मानना है कि नवपाषाण काल एक तरह की नवपाषाण कालीन क्रांति थी, जिसने इंसान की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। और यह एक ऐसा युग था जिसमें इंसान भोजन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहने वाले जीव के स्थान पर स्वयं अपने भोजन का उत्पादन करने वाले वैज्ञानिक मानव के रूप में सामने आया। दोस्तों चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का प्रकाशन होने के बाद जब मानव इतिहास को नए सिरे से लिखा गया और पुरापाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण काल के अंतर्गत उसको विभाजित किया गया, उसी दौरान इतिहास को भी फिर से परिभाषित किया गया। दोस्तों इतिहास को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया, प्राग इतिहास या प्राक इतिहास जिसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है, दूसरा आद्य इतिहास और तीसरा इतिहास। प्राग इतिहास या प्राक इतिहास इतिहास के ऐसे युग को कहा जाता है जिसमें हमें इंसान का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। ये जो तीन भागों में इतिहास का विभाजन किया गया है ये लिखित साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। प्राक इतिहास में हमें इंसान के द्वारा लिखा गया कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, बल्कि इंसान की जिंदगी को समझने के लिए हम पूरी तरीके से पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर निर्भर हैं, इसीलिए इसको प्राक इतिहास कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास को इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। आद्य इतिहास मानव इतिहास के उस युग को कहा जाता है जब इंसान ने लिखना तो आरंभ कर दिया था, परंतु उसकी लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए इनके बारे में भी हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर प्राप्त होती है। यह भी संभव है कि एक दिन ऐसा आए कि हम उनके द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ पाएं, और यह भी संभव है कि जब हम उनके द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ लें तो मानव इतिहास में बहुत सारी तब्दीलियां हों। दोस्तों इतिहास मानव युग के ऐसे समय को कहा जाता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और इन लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ भी सके हैं, और मानव के इतिहास का जो विवरण हमने प्रस्तुत किया है या विद्वानों ने प्रस्तुत किया है वो सारा इन लिखित विवरणों के आधार पर किया गया है। इस ऐसे युग को इतिहास कहा जाता है। तो दोस्तों जिस तरीके से मानव इतिहास को पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अंतर्गत विभाजित किया गया, वैसे ही इतिहास को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। दोस्तों आधुनिक विद्वानों ने इस बात पर एक सवालिया निशान लगाया है कि पुरापाषाण कालीन मानव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे थे जो पलटकर खुद इंसान के ऊपर हमला कर देते थे। तो क्या ऐसे में इंसान इतना समझदार था कि वो अपनी जान की रक्षा कर सके? क्या ऐसा मानव इतना समझदार था कि वो जंगली जानवरों का शिकार करके उसको अपने भोजन का हिस्सा बना सके? ऐसे विद्वानों ने भोजन प्राप्ति के लिए अपमार्जन विधि का वर्णन किया है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अपमार्जन विधि क्या है?
आधुनिक विद्वानों का यह मानना है कि पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के दौरान इंसान इतना समझदार नहीं था कि वह जंगली जानवरों का शिकार कर सकता, क्योंकि कुछ जानवर पलटकर खुद इंसान के ऊपर हमला कर देते थे। ऐसे में इंसान के लिए खुद अपनी जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे में जिन जानवरों का वो शिकार भोजन करता था, मांस खाता था, उनको वो स्वयं मारता नहीं था, बल्कि कुछ जानवर ऐसे होते थे जो स्वयं अपनी प्राकृतिक मौत मर जाते थे, और कुछ जानवर ऐसे होते थे जो आपस में लड़कर मर जाते थे। इसीलिए जो जानवर आपस में लड़कर मर जाते थे या प्राकृतिक रूप से मर जाते थे या शेर जैसे जंगली जानवरों के द्वारा मार दिए जाते थे, ऐसे जानवरों के मृत शरीर से बचे हुए मांस के टुकड़ों को काटकर इंसान खाता था। भोजन प्राप्ति की इस विधि को अपमार्जन विधि कहा जाता है। और वर्तमान समय के जो विद्वान हैं उनका मानना यह है कि बड़े जानवरों का जो मांस इंसान के द्वारा खाया जाता था वह शिकार करके नहीं बल्कि अपमार्जन विधि के द्वारा प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, पुरापाषाण काल में और मध्यपाषाण काल में इंसान ने पत्थर के जिन औजारों को बनाया, सवाल ये उठता है कि उनको बनाया किस प्रकार जाता था। तो विद्वानों का यह मानना है और पुरातात्विक स्रोतों से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है कि पुरापाषाण कालीन मानव ने और मध्यपाषाण कालीन मानव ने पत्थर के जिन औजारों का निर्माण किया उनको दो विधियों से बनाया जाता था। पहला था पत्थर से पत्थर को टकराना और दूसरा दबाव शल्य तकनीक द्वारा। दोस्तों, पत्थर से पत्थर टकराने की विधि ऐसी थी जिसमें दोनों हाथ में पत्थर पकड़कर आपस में टकराया जाता था। उनमें एक पत्थर वो होता था जिसको आकार दिया जाना है औजार का या हथियार का, उस पर तब तक दूसरे पत्थर से चोट की जाती थी जब तक कि उससे पत्थर का वो रूप ना निकल आए जिसकी कामना आदि मानव करता था और जिसका इस्तेमाल वो हथियार के रूप में करना चाहता था। दूसरी जो विधि थी उसका नाम दबाव शल्य तकनीक था। इसके अंतर्गत एक पत्थर को किसी हंसिया या डंडी से पकड़कर दबा दिया जाता था और दूसरे पत्थर से उस पर चोट की जाती थी। यह प्रक्रिया तब तक की जाती थी जब तक कि पत्थर को औजार या हथियार का रूप ना दिया जा सके। दोस्तों, वर्तमान समय में यह माना जाता है कि होमो हैबिलिस पहला ऐसा मानव था जिसने जानवरों के शिकार के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण करना शुरू किया। और जब उसने पत्थर के औजारों का निर्माण करना शुरू किया तो शुरुआत में उनका आकार बेढप तरीके का था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया इंसान का बायोलॉजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे पत्थर के औजारों का आकार और रूप संवरने लगा। दोस्तों, समय की शुरुआत से नामक पहले अध्याय का यह पहला पार्ट था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसके पार्ट दूसरे और अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।